हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। पड़ोस में जब आग लगी हो तो आपको नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। पहले श्रीलंका, फिर बांग्लादेश और अब नेपाल। नेपाल में भी युवाओं ने प्रदर्शन किए तो सरकार भाग खड़ी हुई है। नेपाल में 26 मीडिया जो सोशल मीडिया ऐप्स है उस पर बैन के खिलाफ जो शुरू हुआ था जेनजी का प्रदर्शन, वो भ्रष्टाचार, कुशासन, भाई भतीजावाद इन सब के मुद्दे पर पहुंच गया। पहले दिन सरकार के निर्देश पर जो गोलियां चली तो 19 युवाओं की मौत हो गई और सैकड़ों लोग घायल हो गए। नतीजा हुआ कि अगले ही दिन, दूसरे ही दिन 9 सितंबर को युवाओं ने सत्ता को उखाड़ कर फेंक दिया। ये देख रहे हैं आप वीडियो, संसद का वीडियो देख रहे हैं आप। आग लगा दी गई है। ये है सुप्रीम कोर्ट जिसको आग लगा दिया गया यहाँ पर, और ये है वहाँ का दरबार जो सचिवालय कहा जाता है, बहुत ही प्रमुख है, उसको भी आग लगा दिया गया। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री, उन सब के निजी घर को आग लगा दिया गया। काठमांडू पूरा धुआं धुआं हो गया है। और खबर ये आ रही है कि वहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री एक झालनाथ खानल, उनकी पत्नी को जिंदा जला दिया गया। वहाँ के वित्त मंत्री, आगे मैं दिखाना चाहता हूँ वीडियो, ये वीडियो देखिए। वहाँ के वित्त मंत्री को पकड़ के सड़कों पर पीटा गया है, बहुत बड़े पैमाने पर, बुरी दशा से। तो ये पूरी स्थिति है वहाँ पर, बहुत बुरे हालात हैं। वहाँ के मंत्रियों को किस तरीके से आप देख रहे हैं, ये घरों से निकाला गया, उनकी पिटाई हो गई, उनके घर जला दिए गए, ये हाल हुए। हेलीकॉप्टर से प्रधानमंत्री को भागना पड़ा, केपी शर्मा ओली को, और फिर अंततः हमने देखा कि उनको इस्तीफा देना पड़ा है केपी शर्मा ओली को। अब वो जा चुके हैं। हालांकि राष्ट्रपति ने कहा है कि जब तक सरकार नहीं बनती है तब तक वो इस पद पर बने रहें, लेकिन वो पूरी तरह से काम नहीं कर पाएंगे उस तरीके से। वहाँ के जो जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं उन सब के दफ्तरों को जला दिया गया है। नेपाल का जो बड़ा मीडिया हाउस है, ये कांतिपुर टाइम्स, उसके दफ्तर में आग लगा दी गई। काठमांडू एयरपोर्ट ठप हो गया। केपी शर्मा ओली ने जब इस्तीफा दिया, फिर सेना और राष्ट्रपति ने जनता से शांति की अपील की है। राष्ट्रपति ने प्रदर्शनकारियों से अगले हफ्ते कहा है कि बातचीत करेंगे, तब तक शांति बनाई जाए। लेकिन अब तक देश जो है ना अराजक हो चुका है और पूरे देश में जो व्यवस्था है खत्म हो चुकी है, गृह युद्ध जैसी स्थिति है। अब इस्तीफे के बाद सोशल मीडिया पर एक नया नाम चर्चा में आया है। काठमांडू के मेयर हैं बालेंद्र शाह, जिन्हें जेनजी प्रदर्शनकारी जो हैं देश के नए प्रधानमंत्री के तौर पर उसको देख रहे हैं। बालेंद्र शाह जो हैं वो रैपर हैं। रैपर आप जानते होंगे, रैपर हैं और काठमांडू के 15वें मेयर बने हैं। निर्दलीय वो चुनाव लड़े और फिर वो मेयर बन गए। सिविल इंजीनियरिंग की हुई है और रैपर के तौर पर नेपाल के युवाओं के बिल्कुल आइडियल हैं वो। पूरा नाम है बालेंद्र शाह। 2023 में टाइम मैगजीन में उनको 100 उभरते हुए नेताओं की सूची में शामिल किया गया था, जबकि न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे जो ग्लोबल मीडिया हाउस है उसने भी तारीफ की थी। और हाल ही में अभी जो जेएनजी का प्रदर्शन हुआ है उसका समर्थन इन्होंने किया था। और इससे पहले जो सरकार थी केपी शर्मा ओली की, जिन्होंने अभी इस्तीफा दिया है, उन्होंने कहा कि ये जितना बवाल हुआ है उसके पीछे ये व्यक्ति है। तो इन्होंने, यानी बालेंद्र शाह, इन्होंने सोशल मीडिया ऐप पर लोगों से कहा था कि अपील की थी कि प्रदर्शन में शामिल हों, अगर नहीं भी हो सकते हैं सहानुभूति, समर्थन, ये सब साथ में रखें। और अब इनके समर्थन में फेसबुक पर पूरी बाढ़ आ गई है नेपाल में। जेनजी अपने टाइमलाइन पर लिख रहे हैं कि प्रिय बालेन, अभी नहीं तो कभी नहीं, उनसे राजनीतिक पार्टी बनाने और देश को नई दिशा देने की गुजारिश कर रहे हैं। युवा इसका कारण बताते हुए कहते हैं कि नेपाल की जो 3 प्रमुख पारंपरिक पार्टियां हैं उनके नेताओं ने देश को निराश किया है और गर्त में धकेला है। तो अब बालेन जैसे युवा हैं वही इस देश को चला सकते हैं, यानी नेपाल को चला सकते हैं। नेपाल में राजनीतिक संकट बहुत ज़बरदस्त है और ये जो भी घटनाक्रम हुआ है उसके पीछे राजनीतिक संकट की बड़ी वजह एक तौर पे मानी जा रही है। पिछले 5 साल में नेपाल में 4 प्रधानमंत्री बदल चुके हैं। पहले केपी शर्मा ओली थे, उसके बाद फिर आए पुष्प कमल
हाँ, केपी शर्मा ओली, उसके बाद फिर आए शेर बहादुर देवबा, ये रहा फोटोग्राफ इनका। उसका फिर पुष्प कमल दहल प्रचंड आए, और प्रचंड भी गए तो फिर केपी शर्मा ओली फिर से आ गए, और वो चीन के करीबी माने जाते हैं, और जनता नेपाल की इनको अमेरिका परस्त मानती है। और इस वजह से प्रदर्शनकारियों की ये डिमांड थी कि वो हटें, ख़त्म हो, ठीक है। और अभी जो हालात वहाँ दिख रहे हैं उससे यही लग रहा है कि जो वहाँ के युवा हैं वो पूरी तरीके से जो है ना इस पूरी राजनीतिक व्यवस्था, यानी जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, इन सब से बहुत ज़्यादा खफा हो गई हैं। जिन जी युवा जो है ना वो केवल सोशल मीडिया पर प्रतिबंध हटाना ही नहीं चाहते, बल्कि पूरी सरकार, भ्रष्टाचार, सत्ता की जो संरचना है उसमें बदलाव करने की कोशिश में लगे हुए हैं। अब सवाल ये होता है कि आखिर सोशल मीडिया ऐप को बैन क्यों किया था नेपाल की सरकार ने। देखिए, नेपाल के युवाओं में जो गुस्सा है ना वो पहले से ही था, लेकिन जब सोशल मीडिया ऐप पर बैन कर दिया गया तो ये ट्रिगर पॉइंट हुआ, विस्फोट बन गया। ये सरकार का ये तर्क था कि ये कदम इंटरनेट पर फर्जी पहचान, अव्यवस्था, घृणा, नफरत फैलाने की जो स्थिति है उसको नियंत्रित करने के लिए उस उद्देश्य से किया गया था। और सरकार ने कहा था तमाम सोशल मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस से कि वो रजिस्ट्रेशन करवा लें, लेकिन ज़्यादातर ने नहीं करवाया था, और नतीजा हुआ था सरकार ने बैन किया, और बैन करने के बाद जो हालात बुरे हुए वो हम आप देख रहे हैं। अब सवाल यहाँ पर यह भी होगा कि भारत का क्या कदम है इस पूरे बवाल पर। भारत शांत है। भारत के विदेश मंत्रालय ने ये चिंता जताई वहाँ पर कि स्थिति ठीक नहीं है, और संयुक्त राष्ट्र ने भी चिंता जताई है, और भारत ने ये कहा है भारतीय नागरिकों से कि वो सतर्क रहें और अभी फ़िलहाल नेपाल की ओर ना जाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। अब यहाँ पर सवाल एक इम्पॉर्टेंट होगा कि इतना बड़ा आंदोलन हो गया, इतनी बड़ी क्रांति जैसी स्थिति हो गई, वहाँ के नेपाल के युवा तो इसको क्रांति कह रहे हैं, तो इसकी क्या प्रमुख वजहें थी। देखिए, 6 प्रमुख वजह थी। एक तो 26 सोशल मीडिया ऐप पर जो बैन लगा दिया पूरी तरह से, वो क्योंकि आज का जो युवा है ना, और ख़ास तौर पर जो जेन जी है, वो पूरी तरह से लती है सोशल मीडिया का। बाथरूम भी जाना है तो सोशल मीडिया, मोबाइल हाथ में होना चाहिए, ये स्थिति है। तो ये जो बैन हुआ एक ट्रिगर पॉइंट का काम किया। इससे पहले फिर भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी और नेपोटिज्म, ये जो है मुद्दा जो है ना उससे बहुत निराश किया था तमाम युवाओं को। पॉलिटिकल पार्टियों में भाई भतीजावाद बहुत ज़्यादा चल रहा था। टॉप लेवल पर जो कुर्सियां हैं उस पर बैठाए जा रहे थे नेताओं के बच्चे। विदेशी यात्राएं हो रही थी, ब्रांडेड सामान खरीद कर, और उसको दिखाया जा रहा था, शान और शौकत थी, और ये सब सोशल मीडिया पर चर्चित होने लगी थी। और एक और ख़ास बात बताऊं कि फिलीपींस और इंडोनेशिया में नेपो बेबी कैंपेन चला था। नेपो बेबी कैंपेन मतलब जो पॉलिटिकल पार्टियों के या सरकार के सत्ता पर जो बैठे हुए लोग हैं, उनके बच्चे जो है ना वो बड़े पैमाने पर बहुत आगे बढ़ रहे थे, मतलब कि उनको प्रमोट किया जा रहा था। तो वैसा ही कैंपेन नेपाल में भी देखने को मिला था। आपको मैं एक ये भी दिखाना चाहता हूँ, जो प्रदर्शन का जो बैनर था ना, वो आप देख लीजिए यहाँ पर। ये बैनर है और इसमें क्या है, जेएनजी अगेंस्ट करप्शन एंड नेपोटिज्म, नो मोर नेपो बेबी। ये जो नेपो बेबी का जो कैंपेन है वो फिलीपींस और इंडोनेशिया से होते हुए नेपाल तक पहुंचा था, और सरकार ने देखा कि हालात बिगड़ रहे हैं तो उससे पहले उन्होंने बैन लगा दिया सोशल मीडिया पर, और बैन लगाते ही तो बुरा हाल हो गया। तो ये स्थिति हुई है। ये जो चीज़ें तीन चार चीज़ें, भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, नेपोटिज्म, ये भी बड़ा मामला था। बड़े बड़े घोटाले सामने आए हैं वहाँ पर, हजारों करोड़ों रुपए के। छोटा सा देश है और ये रकम बहुत बड़ी होती है। 2021 में 54,000 करोड़ रुपए का गिरी बंधु भूमि स्वैप घोटाला हुआ था। 2023 में 13,600 करोड़ रुपए का ओरिएंटल कोऑपरेटिव घोटाला हुआ था। 2024 में 69,000 करोड़ रुपए का एक और कोऑपरेटिव घोटाला हुआ था। छोटा सा देश, बड़े बड़े घोटाले, मतलब उस देश के लेवल का तो ये 1,000 करोड़ का बड़ा घोटाला है। फिर राजनीतिक अस्थिरता, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि पिछले 5 साल में 4 प्रधानमंत्री बदल चुके हैं, ठीक है, और कोई भी सरकार ठीक से चल नहीं पाई। ओके, फिर क्या है, बेरोजगारी, आर्थिक असमानता वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है 2019 में 10.39% बेरोजगारी दर थी,
इतनी ज़्यादा ख़राब स्थिति है। और अगर मुद्दा बात करेंगे तो विदेशी दबाव क्या था? ओली की जो सत्ता है, ओली खासतौर पर जाने जाते हैं किसके लिए? वो जाने जाते हैं चीन की ओर झुकाव रखने के लिए। जब भारत से उनका तनाव बढ़ा, तनाव क्या बढ़ा, वो भारत से खफा जब हुए पिछले कुछ साल पहले, तो उन्होंने नेपाल का नक्शा ही बदल दिया। नक्शे में भारत के कई सारे इलाकों को भी जोड़ दिया और कहा कि ये नेपाल का इलाका है। चीन के इशारे पर ये सब माना गया, ये सब हो रहा है। तो एक तरह से चीन के हाथों कठपुतली के तौर पर ओली को देखा जा रहा था। इसके अलावा अमेरिका के कठपुतली के तौर पर भी देखा जा रहा था। अमेरिका का एक प्रोजेक्ट है वहाँ पर MCC, जिसका विरोध बहुत बड़े पैमाने पर वहाँ के युवा कर रहे थे। तो जो प्रदर्शन हुए वहाँ पर, और उस दौरान बहुत सारे पुतले ले जाए गए और उसमें लिखा हुआ था अमेरिकी दलाल, चीनी दलाल, इस तरह की बातें थी। अब यहाँ पर तो आपने समझा वजह क्या थी। अब जानिए कि संसद भवन में आग लगाने का मतलब क्या हुआ। संसद भवन क्या होता है? किसी भी देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था, संविधान और जनता के प्रतिनिधि संस्था का एक प्रतीक होता है। लोकतंत्र का प्रतीक है ये संसद, और उसी को आग लगा दिया गया। इसका मतलब क्या हुआ? प्रतीकात्मक हमला है, सत्ता के खिलाफ विद्रोह दिखाना है जनता का। वहाँ आग लगाने या हमला करने का मतलब सीधे तौर पर व्यवस्था और सत्ता के खिलाफ पूरी तरह से विद्रोह दिखाना है। इसमें एक और बात है कि कई तरह के जो अराजक लोग हैं वो भी इसमें आ गए सामने और उन्होंने आग लगाने का काम पूरा कर दिया। चूँकि इसका अभी कोई विशेष नेतृत्व नहीं है, ठीक है, ये जो पूरा आंदोलन, वहाँ क्रांति की स्थिति जो देखने को मिली है पूरे नेपाल में, तो जब कोई नेता नहीं होता है ना, तो इस तरह की अराजक स्थिति हो जाती है। जब अपने ही प्रतीकों को वो लोग जला देते हैं। अब वो लोकतंत्र चाहते हैं लेकिन संसद को ही आग लगा दिया, तो ये स्थिति है, ठीक है। इसके अलावा दूसरा मुद्दा क्या है? जन आक्रोश चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। जब लोग महसूस करते हैं कि उनकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही है और सरकार ज़बरदस्ती कर रही है, जैसे सोशल मीडिया पर बैन कर देना, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, तब गुस्सा जो है ना राजनीतिक प्रतीकों पर निकलता है। संसद भवन पर हमला ये संदेश देता है कि जनता जो है वो मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था से बहुत ज़्यादा नाराज़ है। अगला क्या है? सरकार पर दबाव बनाने का तरीका। ये ऐसी कार्रवाई अक्सर ये जताने के लिए की जाती है कि सरकार और राजनेताओं की वैधता पर अब सवाल उठ चुके हैं। प्रदर्शनकारी ये दिखाना चाहते हैं कि अगर आप मेरी आवाज़ दबाएंगे तो हम उसी तरह से निशाना बनाएंगे वहीं पर जहां आप फैसले लेते हैं। एक और मुद्दा ये है कि ये अब खतरनाक मोड़ पर आ चुका है नेपाल। अराजकता और अस्थिरता की स्थिति। संसद पर हमला या आगजनी केवल विरोध ही नहीं है, बल्कि कानून व्यवस्था और राज्य की जो संप्रभुता है उस पर सीधा हमला माना जाता है। और ये घटनाएं लोकतंत्र को कमज़ोर करती हैं और सेना, पुलिस उसको एक बहाना देती है कि वो मजबूत हो सके। संसद भवन में आग लगाने का मतलब ये है कि गुस्सा और असंतोष से भरे प्रदर्शनकारी अब सिर्फ सरकार ही नहीं बल्कि राजनीतिक व्यवस्था को अस्वीकार कर रहे हैं और विद्रोह अब चरम पर पहुंच चुका है। बहुत बुरे हालात हैं। अब सवाल होगा कि नेपाल की राजनीति का आगे क्या हो सकता है। तो देखिए, अब चूंकि KP शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया है तो अब अंतरिम या कार्यवाहक सरकार बनेगी। ओली ने इस्तीफा तो दे दिया, लेकिन जब तक नई सरकार का गठन नहीं होता है तब तक वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री रह सकते हैं। ऐसा राष्ट्रपति ने इनको निर्देश दिया है, यानी KP शर्मा ओली को। लेकिन KP शर्मा ओली का कोई भी फैसला अभी एक तरह से जनता के सामने जो ना टिक नहीं पाएगा कुछ भी। तो अब ओली के बाद क्या होगा कि अंतरिम प्रधानमंत्री बनेगा। अब बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर हो रहा है कि आखिर कौन बनेगा नेपाल का अंतरिम प्रधानमंत्री, या सरकार कौन सी होगी। क्योंकि जितनी भी राजनीतिक व्यवस्था है वहाँ पर, जितने भी राजनीतिक दल हैं, उन सब के ज़्यादातर क्यों अस्वीकार कर चुकी है वहाँ की जनता, और वहाँ के उसके दफ्तरों में आग लगा चुकी है जनता। तो ये बड़ा मामला है। अब देखते हैं कि कौन व्यक्ति आएगा। लेकिन बहुत सारे लोगों की अपील हो रही है वहाँ पर कि जो बालेन शाह है, ये रैपर हैं जिन्होंने स्ट्रगल किया और फिर मेयर भी बने काठमांडू के, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, तो वो प्रबल दावेदार अभी माने जा रहे हैं। क्योंकि
जो जनता है वो चाह रही है कि यही है। आगे ये भी हो सकता है कि गठबंधन की सरकार बने वहाँ पर, तो अगर दलों में सहमति बनती है तो एक नया पीएम बनाया जा सकता है। संभावना है कि दूसरे कोई शेर बहादुर देवबा या फिर से प्रचंड जो है ना वो नेतृत्व कर सकते हैं। लेकिन कोई भी सरकार हो अस्थिर हो सकती है, क्योंकि वहाँ की जनता ने जिस तरीके से आग लगा दिया है ना संसद भवन, सुप्रीम कोर्ट, मतलब कहीं भी उनकी आस्था अब रही नहीं है, बची नहीं। तो ऐसे में बहुत कठिन समय होगा। ये भी हो सकता है कि आगे आने वाले वक्त में वहाँ पर चुनाव हो और किसी दल को बहुमत मिले, लेकिन संभावना है कि संसद भंग हो जाएगी। और आगे देखते हैं क्या होता है। एक और मुद्दा है क्या, अब इसके बहाने जेएनजी की एंट्री होगी राजनीति में, पॉलिटिक्स में। मौजूदा जो आंदोलन है उसने युवाओं को संगठित करने की कोशिश की। अब संगठित पूरी तरह से है नहीं, अराजक है, लेकिन ये संभावना है कि आने वाले वक्त में चुनाव में कोई नई राजनीतिक पार्टी या प्लेटफॉर्म जो उभरे वो सीधे युवा पीढ़ी और डिजिटल स्वतंत्रता को प्रतिनिधित्व कर सके। लंबी अवधि में ये आंदोलन नई राजनीतिक ताकत और युवाओं के लिए बड़ा अवसर लेकर आ सकता है। बहुत सारे खतरे भी हैं नेपाल में। अगर सरकार और आंदोलनकारियों के बीच में या सेना और आंदोलनकारियों के बीच में संवाद नहीं हुआ तो हिंसा दोबारा भड़क सकती है। सेना की भूमिका बढ़ सकती है, जिससे लोकतंत्र पर, डेमोक्रेसी पर बड़ा असर पड़ सकता है। नेपाल की अर्थव्यवस्था पहले से ही खराब है, पर्यटन पर बहुत ज़्यादा निर्भर भी है वो, और जब इस तरह की अराजक स्थिति होगी तो बहुत ज़्यादा वहाँ पर पर्यटन पर असर पड़ेगा। भारत के लिए क्या असर है होगा, क्षेत्रीय असर क्या होगा। देखिए, आप देखिए भारत के पड़ोस में बड़ी अव्यवस्था सी स्थिति है। पहले श्रीलंका में हुआ था, लेकिन वहाँ तो सरकार बन चुकी है और वहाँ चुनाव वगैरह हो गए, अब सेटल हो गया मामला। इधर बांग्लादेश देखिए, वहाँ पर अभी स्थितियाँ सही नहीं है, अंतरिम सरकार है लेकिन कुछ भी ठीक से नहीं चल रहा है। म्यांमार देखिए, ये पड़ोसी, यहाँ पर सेना की सत्ता है, ठीक है। अब नेपाल में ये हो गया है, ये स्थिति है। पाकिस्तान पहले से ही अराजक बना हुआ है वो, ओके। वहाँ एक बार ऐसी ही कोशिश हो चुकी है, नेपाल जैसी ही कोशिश हो चुकी है वहाँ पर, ठीक है। तो ये पूरी स्थिति थी। इस पूरे जो क्षेत्रीय ये पूरा इलाका है ये डिस्टर्ब हो सकता है, हमारा पड़ोस, ये सारे पड़ोस। और आप देखिए कि भारत ये चाहता है कि स्थिरता बने, ठीक है। चीन भी चाहता है कि स्थिरता बने, लेकिन वो चाहता है कि वहाँ जो सत्ता बने वो उसके पक्ष में हो, चीन के पक्ष में हो। अब अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी काम आएगा। यूनाइटेड नेशंस और पश्चिमी देश लोकतंत्र और मानवाधिकार के नाम पर नेपाल पर नज़र रख सकेंगे। तो ये पूरा मुद्दा हुआ, ये सारी चीज़ें हुई आपके लिए, ओके। तो आप डेली का करंट अफेयर्स भी ज़रूर देखिए अगर आप तमाम एग्जामिनेशंस की तैयारी करते हैं तो। और एक और ख़ास बात कहूँगा कि बीपीएससी की और यूपीएससी की, इसके अलावा यूपीपीसीएस की वो भी तैयारी शार्प लर्निंग ऐप पर शानदार तरीके से होती है। और अगर आप करंट अफेयर्स की तैयारी करना चाहते हैं सिर्फ, तो आप शार्प लर्निंग ऐप जो सरकारी जॉब न्यूज़ यूट्यूब चैनल का है वहाँ जाइए और ज्वाइन कर सकते हैं। अभी ऑफर भी चल रहा है। करंट अफेयर्स की तैयारी में, मतलब तमाम एग्जामिनेशन में करंट अफेयर्स महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होते हैं, तो उससे क्वेश्चन मतलब उसकी तैयारी शानदार ढंग से कराई जाती है। मेंबरशिप प्लान है 2 तरह के, एक IPCS मेंबरशिप प्लान है जो कि तमाम जो यूपीएससी है और स्टेट पीसीएस के लिए है, और उसमें पिछले 2 साल के कंटेंट मिलते हैं, 2 साल के, और अगले 1 साल तक, अगले 1 वर्ष तक कंटेंट आपको उपलब्ध कराया जाएगा। PDF, वीडियो, टेस्ट, ये सब कुछ, और टेस्ट सीरीज़ होगा आपके एग्जामिनेशंस के लिए। तो देख सकते हैं आप शार्प लर्निंग ऐप पर। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और डेली का करंट अफेयर्स भी ज़रूर देखिए यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ पर सन्मय प्रकाश के साथ।